नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन जंतु तथा पादपों में अनुकूलन को देखेंगे। देखिए, अनुकूलन का जो टॉपिक है वो कक्षा 7 और कक्षा 9 की पुस्तक में दिया गया है और 9वीं जो पुस्तक है वो 7वीं क्लास को पूरा कवर कर रही है, इसलिए कक्षा 9 से मैंने ये टॉपिक तैयार किया है और बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको समझ में भी आएगा। और अनुकूलन से अगर प्रश्न बनता है तो निश्चित तौर पे अपने वीडियो में से बनेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि सभी मूल जो चीज़ें हैं, आवश्यक जो चीज़ें इसमें डाली गई हैं। इसके अलावा जो साइंस में जितने भी नए टॉपिक ऐड किए गए हैं उनमें जितने भी मैंने करवा दिए, वैसे मैं सारे टॉपिक्स आपको करवाऊंगा, लेकिन जितने भी करवा दिए उनकी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। जो नए टॉपिक्स हैं साइंस में उनकी, वो प्लेलिस्ट आपकी रीट 2021 साइंस न्यू टॉपिक्स नाम से, वो आप सर्च कर लीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट में जाके। रीट 2021 साइंस न्यू टॉपिक्स नाम से आपको जो है प्लेलिस्ट मिलेगी। साथ ही उसमें 8 वीडियोज़ तो पहले से ही हैं और ये अपना 9वां वीडियो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो वहीं आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। उस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, देखें। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक, अनुकूलन। देखिए, अनुकूलन का मतलब एक प्रकार से समायोजन ही होता है। जैसे अपन साइकोलॉजी में समायोजन पढ़ते हैं, यानी वातावरण के अनुसार ढल जाना ही क्या है, समायोजन है या अनुकूलन है। तो वही वाली बात यहाँ पे रहेगी, अपन जंतु और पादपों में दोनों में देखेंगे। देखिए साथियों, पादप और जंतु विशेष अंगों, विशेष गुणों व विशेष क्रियाओं के द्वारा, यानी कि आकारिकी, कार्यकी और व्यवहारिकी के द्वारा उस वातावरण विशेष में जीवित रहने व जनन करने के योग्य बनते हैं, जिन्हें अनुकूलन कहते हैं। यानी एक प्रकार से वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन है। अब देखिए, पादपों के आवास एवं अनुकूलन देखेंगे। तो साथियों, पादपों में अनुकूलन अपन एक प्रकार से 5 प्रकार से पढ़ेंगे। जलोदभिद यानी जल में रहने वाले पादप, मरुदभिद पादपों में, समोदभिद में, शीतोदभिद में और लवणोदभिद पादपों में अपन अनुकूलन को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे। जलोदभिद पादपों के बारे में बताऊं तो ऐसे पादप जो जल में रहते हैं या बहुत अधिक जल वाली मृदा में जो है वो पाए जाते हैं, वो जलोदभिद पादप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है वेलिसनेरिया, आइकोर्निया, सेजिटेरिया, रेननकुलस, हाइड्रिला, कमल, सिंघाड़ा आदि जो है वो आपके जलोदभिद पादपों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जलोदभिद पादपों में जो अनुकूलन होता है वो कैसे होता है, देखिए, यानी जल में वो किस प्रकार से ढल जाते हैं पादप, किस प्रकार से अनुकूलन करते हैं वह देखेंगे अपन। इसमें से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं कि देखिए, पादपों में मूल का प्रमुख कार्य क्या होता है, जल का अवशोषण करना होता है। लेकिन जो आपके जो जलोदभिद पादप होते हैं ये जल में ही होते हैं, इसलिए इनको जाहिर सी बात है कि जल की आवश्यकता जो वो बाहर से जड़ों को खींचना नहीं पड़ेगा। इसमें ये खुद जल में ही रहते हैं, इसलिए इनका जो जड़ तंत्र है, जो मूल तंत्र है, वो अल्प विकसित होता है, क्योंकि बहुत अधिक विकसित होने की आवश्यकता नहीं, इनको सीधा आराम से जल मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तथा जल का अवशोषण पादप सतह द्वारा ही किया जाता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए। कुछ पादपों जैसे सिंघाड़ा की जड़ें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हरे रंग की होती हैं। इन्हें स्वांगीकारी जड़ें कहते हैं। देखिए, स्वांगीकारी का वैसे अर्थ अगर अपन हिंदी में देखें तो एक प्रकार से स्वांग रचने वाला, है ना, अलग अलग रंग रूप धरने वाला, उसको बोलते हैं स्वांगीकारी। तो साथियों, स्वांगीकारी जो है ये जड़ें होती है सिंघाड़े की, क्योंकि मूलतः जड़ें आपके एक प्रकार से भूरे रंग की होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो हरे रंग की होती हैं, इसलिए इनको स्वांगीकारी जड़ बोला गया। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ों में प्राय मूल रोम अनुपस्थित होते हैं तथा मूल गोप के स्थान पे मूल कोठरियां पाई जाती हैं। देखिए साथियों, मूल रोम जो है एक प्रकार से मूल जड़, मूसला मूल जड़, एक प्रकार से अपन इस प्रकार से देखें, सरसों का जैसे पौधा होता है तो उसमें एक तो मूल जड़ इस प्रकार से होती है और इसके मूल जड़ के मतलब ये हो गई। इसके अलावा इससे साइड में जो वो जड़ें निकली होती हैं इस प्रकार से, ये जो जड़ें होती हैं साथियों, ये जड़ें ये मूल रोम कहलाती हैं। तो ये इनमें नहीं पाई जाती। ये जो मूल रोम है, ये यहाँ वाली ये मूल रोम इनमें नहीं पाई जाती हैं जलीय पौधों में। और मूल गोप के स्थान पे मूल कोठरियाँ पाई जाती हैं। मूल गोप क्या होता है, देखिए, ये जो मूल जड़ है इसका जो लास्ट बिंदु है, ये एक यहाँ पे एक जो है वो गांठ सी बनी होती है सरसों वगैरह में, चना वगैरह में, तो वो गांठ है वो मूल गोप कहलाता है। ठीक है, अब इनमें मूल गोप नहीं होता, इसमें क्या होती है, मूल गोप की जगह मूल कोठरी जो एक प्रकार से पाई
जाती है, जो कि एक प्रकार से इनको संतुलन प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। और इसमें आपको निश्चित रूप से मूल गोप के स्थान पे क्या पाया जाता है जलोदभिद पादपों में, तो मूल कोटरियां पाई जाती हैं, या मूल पॉकेट्स, ठीक है, रूट पॉकेट्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है साथियों, कुछ पादपों जैसे लेमना में जड़ संतुलन बनाने का कार्य करती हैं, ठीक है, तो ये कोई विशेष चीज नहीं है, जलीय पादपों में लगभग सभी में होता है। तो जलीय पादपों की कोशिकाओं की प्राशन सांद्रता जो है वो कम होती है। प्राशन सांद्रता का मतलब है, एक प्रकार से ऐसे अपन समझे कि देखिए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल का जाना ही वही है आपका प्राशन सांद्रता, है ना। ठीक है, तो प्राशन सांद्रता जो इनमें कम होती है, क्योंकि एक प्रकार से जल में ही पाए जाएंगे, तो ये कम ही रहेगी। तो निश्चित तौर पे आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा देखिए मरुद्भिद पादप देखते हैं अब दूसरे, अपन जलोदभिद में केवल इतना ही काफ़ी, अगर आप इतना ध्यान में रख लेते हो तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। चलिए मरुद्भिद पादप देखें तो शुष्क आवास अथवा जलाभाव में पाए जाने वाले पादपों को मरुद्भिद पादप या शुष्कोद्भिद पादप भी कहते हैं। उदाहरण के लिए नागफनी, थोर, कैक्टस आदि के जो पौधे हैं वो मरुद्भिद पादपों के एग्जाम्पल हैं। शुष्क आवास, बिल्कुल गर्मी का माहौल जहाँ ये पौधे पाए जाते हैं, जल का अभाव होता है, ऐसे पादप मरुद्भिद पादप साथियों कहलाएंगे। मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन कैसे होता है देखिए साथियों, मरुद्भिद पादप जलाभाव वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, अतः जल अवशोषण करने के लिए इनकी जो जड़ें हैं वो सुविकसित और भूमि में गहराई तक जाती हैं। जो जलोदभिद पादप निश्चित तौर पे जल में ही रहते हैं, इसलिए पानी के लिए जो जड़ें हैं उनको अधिक कार्य नहीं करना पड़ता, इसलिए जो अविकसित मूलतंत्र, अल्प विकसित मूलतंत्र पाया जाता है, और किसी किसी में तो जड़ें होती भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मरुद्भिद पादपों की, तो उनको तो जल चाहिए, सूखे स्थान पे होते हैं, तो गहराई तक जड़ें रहती हैं इनकी, और सुविकसित इनका मूल तंत्र होता है। जड़ों में जल के अवशोषण के लिए मूल रोम व जड़ की सुरक्षा के लिए मूल गोप पाया जाता है। तो मैंने मूल गोप आपको बता दिया क्या होता है, देखिए पीछे है ना, तो मूल गोप भी पाया जाता है और मूल रोम भी। जलोदभिद में मूल गोप की जगह मूल कोटरियां यानी कि रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं, ठीक है, संतुलन बनाने के लिए। सॉरी थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई है। तीसरा जो पॉइंट है वो है मरुद्भिद पादपों का तना काष्ठीय होता है तथा तने पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। कुछ पादपों जैसे आक के तने पर मोम और सिलिका का आवरण पाया जाता है। ये कुछ एक चीजें हैं। देखिए काष्ठ यानी लकड़ी के समान पादपों का तना निश्चित तौर पे लकड़ी काष्ठीय होगा तथा तने पर बहुकोशिकीय रोम जो जड़ों पर होते हैं उसी प्रकार के एक प्रकार से बहुकोशिकाओं वाले रोम इसके तने पर भी पाए जाते हैं एक प्रकार से, है ना। तो ये आपका रहेगा एक प्रकार से जल का अवशोषण करने का इनका कार्य रहता है। देखिए चौथा आपका पॉइंट है, कुछ मरुद्भिद पादपों में तना हरा होता है जो जल संग्रह तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, जैसे गवार पाठे को आपने देखा होगा साथियों, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रकार से जहाँ भूमि में बिल्कुल पानी नहीं है वहाँ पर भी उसको लगा दिया जाता है तो वो लगता है, और थोड़े बहुत पानी में भी बहुत अच्छी फसल उसकी हो जाती है, उसकी जड़ें भी गहरी जाती हैं। दूसरा जो है उसका तना बिल्कुल हरा होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है और एक प्रकार से जल का अवशोषण भी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुद्भिद पादप का एग्जाम्पल है आपका गवार पाठा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नागफनी, कैक्टस वगैरह भी इसके एग्जाम्पल है। कुछ पादपों जैसे नागफनी में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। जो पत्तियां हैं नागफनी की, जो पत्तियां वो किस में रूपांतरित होती हैं, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है साथियों, देखिए वैसे हरी पत्तियां रहेंगी, उसके बाद जैसे जैसे पत्तियों को एक प्रकार से पौधे को जल कम मिलेगा तो जो पत्तियां एक प्रकार से कांटों में फिर रूपांतरित होती रहती हैं, नई नई पत्तियां आती रहती हैं और जो पत्तियां वो कांटों में रूपांतरित होती भी रहती हैं। अगला अपना पॉइंट है कि मरुद्भिद पादपों के फलों व बीजों के चारों ओर कठोर आवरण पाया जाता है। मरुद्भिद पादपों की कोशिकाओं की प्राशन सांद्रता निश्चित तौर पे जाहिर सी बात है अधिक ही होगी, है ना, और जलोदभिद में ये कम होती है। आगे बात करें अपन तीसरा जो अपना पादप है वो है लवणोद्भिद पादप। देखिए साथियों, लवणोद्भिद में जो है वो इसका सीधा सा नाम बिल्कुल स्पष्ट है अपने कि लवण युक्त मृदा या दलदल में पाए जाने वाले पादप लवणोद्भिद पादप कहलाते हैं। लवण युक्त होना चाहिए, वो चाहे दलदल हो चाहे वो भूमि आपकी मृदा हो, अगर वो है लवण से युक्त तो उसको लवणोद्भिद पादप बोलेंगे। लवणीय मृदा में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट जैसे घुलनशील
लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसी मृदा में पाए जाने वाले पादपों को मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं और लवणोद्भिद पादप भी कहते हैं। जैसे राइजोफोरा, सालसोला इत्यादि जो है वो लवणोद्भिद पादपों के साथियों एग्जाम्पल है। मेरे हिसाब से बड़े अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। लवणोद्भिद यानी कि एक प्रकार से लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं। इनको मैंग्रोव वनस्पति भी बोलते हैं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। लवणोद्भिद पादपों में अनुकूलन कैसे होता है। इन पादपों की जड़ें कम गहराई तक जाने वाली होती हैं, इसलिए इन पादपों में स्तंभ मूल परिवर्धित होकर दलदल में प्रवेश करके पादप को अतिरिक्त सहारा स्थिरता प्रदान करती है। देखिए, स्तंभ मूल या मूसला मूल एक ही बात है। ये परिवर्धित होकर के यानी विकसित होकर के एक प्रकार से गहराई तक चली जाती है ना, भूमि में दलदल में प्रवेश कर जाती है, जिससे एक प्रकार से पानी का अवशोषण भी ज्यादा कर पाएगी। और दूसरी चीज ये अतिरिक्त सहारा भी पौधे को, इससे पादप को स्थिरता और अतिरिक्त सहारा भी इससे मिल पाता है। दूसरी बात, दलदल युक्त मृदा में जलाक्रांता के कारण ऑक्सीजन का अभाव होता है तथा पादपों की सामान्य जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती। अतः इन पादपों की जड़ें कुछ शाखाएं भूमि से ऊपर निकल जाती हैं तथा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। यानी कि वैसे अंदर जानी चाहिए, लेकिन ऋणात्मक का मतलब ये है कि ऊपर की ओर आ जाती हैं जड़ें। इन जड़ों के शीर्ष पर सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये ऑक्सीजन लेकर मूल तंत्र की ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करती है। इन जड़ों को श्वसन मूल्य या न्यूमेटोफोर कहते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार लाइन है। जो न्यूमेटोफोर श्वसन मूल्य है वो किसमें पाई जाएंगी, आपकी लवणोद्भिद पादपों में पाई जाती है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा इसको। श्वसन मूल्य या न्यूमेटोफोर जो है वो किस लिए क्या कार्य करते हैं, एक प्रकार से बाहर आ जाते हैं भूमि से। और जो एक प्रकार से जो दलदल भूमि है उसमें ऑक्सीजन की देखिए कमी होती है बहुत ज्यादा। क्लेथरेट गैस, जिसको मेथेन गैस भी बोलते हैं, उसकी अधिकता एक प्रकार से थोड़ी सी वहां होती है। तो ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने के लिए वो जड़ें ऊपर आ जाती हैं और वहां से ऑक्सीजन की पूर्ति करके जो नीचे मूल तंत्र में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा कर देती हैं। तो ऐसी जो जड़ें हैं वो आपकी न्यूमेटोफोर या श्वसन मूल्य कहलाती हैं। इन पादपों के तने क्लोराइड आयनों के संग्रह के कारण गुद्देदार होते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लवणोद्भिद पादपों के जो तने हैं वो गुद्देदार होने का कारण क्या है, क्योंकि इनमें क्लोराइड आयनों का संग्रह होता है। थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पादपों के बीज का अंकुरण फल के भीतर ही प्रारंभ हो जाता है तथा बीज पत्राधार व मूलांकुर बनने के पश्चात नवोद्भिद ऊर्ध्वाधर स्थिति में भूमि पर गिर जाता है, जिसे मूलांकुर सीधा कीचड़ में घुस जाता है और वह वहीं उगता है ना, इसलिए कीचड़ में पाए जाते हैं। इस प्रकार से एक प्रकार से इनका जो मूलांकुर है वो कीचड़ में घुस जाएगा और अब आराम से जो परिवर्धित होकर के पादप में रूपांतरित हो जाएगा। इस प्रकार के अंकुरण को सजीव पर्जक या जरायुज अंकुरण कहते हैं। तो जरायुज अंकुरण भी जो है वो लवणोद्भिद पादपों में एक प्रकार से सजीव पर्जक पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें, देखिए अगर मैं बताऊं आपको जो जलोद्भिद पादप उनमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनमें एक प्रकार से जनन कैसे होता था। तो साथियों, जो इनमें जनन होता है वो कायिक जनन होगा। और ये एक प्रकार से किस प्रकार से जनन करेंगे कि मतलब समुद्र में या फिर पानी जो है, सॉरी समुद्र नहीं, जो पानी है उसी के द्वारा इनका क्या होता है, एक प्रकार से बीजों का आदान प्रदान होगा। भाई बीज इसमें समुद्र में ये होते हैं या फिर पानी में ये होते हैं, तो पानी में इनके जो बीज हैं वो बिखर जाते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है वो आपका एक प्रकार से पादपों का विकास जो वो होता है। तो पानी ही इस चीज का स्रोत भी होगा। अब बात करें अपन शीतोद्भिद पादपों की, तो शीत प्रदेशों तथा बर्फीली भूमि पर उगने वाले जो वनस्पति है उसको शीतोद्भिद पादप कहते हैं। उदाहरण के लिए साल्मोनेला, मोस, लाइकेन आदि जो है वो शीतोद्भिद पादपों के ही एग्जाम्पल हैं। अनुकूलन देखिए, शीत आवास में अधिकांशतः पादप शाक, मोस व लाइकेन होते हैं जो बर्फ के पिघलने पर उगते हैं। ठीक है, तथा अल्प अवधि में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, अर्थात ये पादप अल्पकालिक होते हैं, ज़्यादा बड़ा इनका जीवन चक्र नहीं होता है। ठीक है साथियों, क्योंकि जाहिर सी बात है शीत आवासों में ही होंगे, तो शीतोद्भिद पादप शीत ऋतु है तब तक ही ये रहते हैं। इसके अलावा देखिए, साल्मोनेला एक पुष्पी पादप है जो बर्फ के नीचे दबा रहता है तथा पुष्पन के समय उत्पन्न उष्मा से बर्फ के पिघलने से पादप का केवल पुष्प ही बाहर निकलता है, बाकी पौधा जो वो अंदर ही होगा। तो साल्मोनेला एक पुष्पी पादप है जो बर्फ के नीचे दबा रहता है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा। जब इसमें पुष्पन की क्रिया होती है यानी पुष्प आने लगता है तो पुष्प अगर आएगा तो प्रस्फुटित होगा तो कुछ ऊर्जा जो है वो आपकी निकलेगी पौधे से, और उस ऊर्जा के कारण बर्फ पिघलती है और इसीलिए इसका केवल पुष्प ही बाहर अपने को दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुकूलन है आपके शीतोद्भिद पादपों में, ज़्यादा बड़ा नहीं है शीतोद्भिद वाला, सिंपल सा। ये देखिए इसी प्रकार समोद्भिद पादप, देखिए समोद्भिद क्या होते हैं कि सामान्य जल आर्द्रता व ताप वाले आवासों में पाए जाने वाले पादप समोद्भिद पादप कहलाते हैं। समोद्भिद पादपों को सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये अपने जो फसल उगाते हैं ना अपन, वो समोद्भिद पादप ही। ठीक है, इस आवास में पादप की वृद्धि व जनन के लिए सभी परिस्थितियां आदर्श होती हैं। इन पादपों में मूल तंत्र सुविकसित तथा मूल रोम व मूल गोप सहित होता है। तना वायवीय शाखित मोटा व कठोर होता है। पत्तियां चौड़ी व पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं। पादप पूर्ण रूप से विकसित व पादप की कार्य की प्रणाली सामान्य होती है। उदाहरण के लिए उद्यान पौधे और फसली जो पौधे हैं वो अपने सारे क्या हैं आपके एक प्रकार से समोद्भिद पादप, यानी समोद्भिद यानी सभी मौसमों में ये हो सकते हैं एक प्रकार से लगभग, है ना। तो ये हो गया आपके पादपों में अनुकूलन। मेरे हिसाब से पादपों में अनुकूलन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जंतुओं में भी अपन जंतुओं में भी अपन अनुकूलन देखेंगे। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर बनेगा, लेकिन जो काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐड कर दिए गए साइंस में, इसलिए जल्दी सिलेबस करवाने के लिए मैं थोड़े से लंबे वीडियो बना रहा हूँ। आप बिल्कुल जो कोऑपरेट करिएगा और साथ में पढ़िएगा, निश्चित तौर पे आपकी सफलता जो आपके साथ होगी। देखिए पूरे दिन वीडियोस वगैरह बनाने के कारण और थोड़ा सा गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से माफ़ी चाहूँगा कि आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ बीच में। देखिए जंतुओं के आवास एवं अनुकूलन को अपन अगर देखें तो जैसे पादपों में अनुकूलन होता है वैसे जंतुओं में भी होता है। तो प्रकृति में जंतु जल, स्थल, वायु आदि आवासों में पाए जाते हैं। आवास के आधार पर जंतुओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है: जलचर, स्थलचर और नभचर। जलचर यानी जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले और नभ में रहने वाले जंतु। जलचर कौन से? देखिए जलीय आवास में पाए जाने वाले जंतु जो वो जलचर होंगे। इनमें से कुछ जंतु अलवणीय जल में, कुछ जंतु लवणीय जल में होंगे और कुछ उभयचर भी होते हैं, यानी कि जो जल में भी रह सके और आपके स्थल पर भी रह सके। इन जंतुओं में उनके आवास में अनुकूलित रहने के लिए विशेषताएं पाई जाती हैं जो निम्न है। क्या क्या विशेषताएं होती हैं जलचर की, वो देखिए। अनुकूलन के लिए विशेषताएं, इन जंतुओं में पंख या फिन पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता प्रदान करते हैं तथा शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी ये मददगार होते हैं। चलिए, पंख जो है वो उड़ने में मदद करते हैं आपके एक प्रकार से नभचर की, और तैरने में मदद करते हैं आपके जलीय जीवों की। जलीय जंतुओं में श्वसन के लिए गलफड़े होते हैं, ठीक है, पाए जाते, क्लोम्स जिनको अपन क्लोम बोलते हैं ना, क्लोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा तथा जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग ये करते हैं, गलफड़ों के द्वारा ही ये कार्य करते हैं और जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन है उसी का उपयोग करते हैं। इन जंतुओं की अस्थियां हल्की व स्पंजी होती हैं तथा गर्दन अनुपस्थित या कम विकसित इनमें होती है। इनके शरीर पर सल्क व श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, सल्क और श्लेष्मा ग्रंथियां भी इनके शरीर पर जो वो पाई जाती हैं। इसके अलावा समुद्री आवास में पाए जाने वाले जंतुओं में लवणों को शरीर से बाहर निकालने के लिए लवण उत्सर्जन ग्रंथियां भी पाई जाती है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है और आपको ध्यान में रखना है। श्वसन इनमें गलफड़ों के द्वारा होता है। उभयचर जंतु जैसे सेलामेंडर में गलफड़ों द्वारा श्वसन व फुफ्फुसीय श्वसन दोनों, यानी कि फेफड़ों द्वारा, यहाँ पे गलफड़ों के द्वारा और फुफ्फुसीय मतलब फेफड़ों के द्वारा भी इनमें श्वसन होता है। किसमें? सेलामेंडर में, ठीक है। और उभयचर के एग्जाम्पल आपके एक प्रकार से मेढक जो है वो एग्जाम्पल है, समुद्री कछुआ जो है वो भी इसका एग्जाम्पल, और सेलामेंडर भी है। मछली जो है वो आपका जलीय होगा, ठीक है, जलचर होगा। ठीक है साथियों, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और मेरे हिसाब से बड़े अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए मेढक जो है उसमें भी आपके फेफड़ों से भी शोषण होता है और गलफड़ों से भी वो शोषण कर सकता है, ठीक है। ये उभयचर जंतुओं का आपका एक प्रकार से गुण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे अपन देखें स्थलचर जंतुओं को। तो स्थलचर यानी स्थल पर पाए जाने वाले जीव जंतु जैसे हम लोग हैं वो भी स्थलचर ही एक प्रकार से। स्थल पर वातावरण में विभिन्नता के आधार पर जंतुओं के निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, मरुस्थलीय जंतु। स्थल पर शुष्क आवास में पाए जाने वाले जंतु शुष्क आवासीय या मरुस्थलीय जंतु कहलाते हैं। यानी एकदम गर्मी के माहौल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं शुष्क जंतु, जहाँ पर पानी की भी कमी होती है। मरुस्थलीय आवास में पाए जाने वाले जंतुओं में विशेष लक्षण विकसित होते हैं जिनमें वे उस आवास में आसानी से जीवित रह सकते हैं और अनुकूलित उनके हो जाते हैं। निम्न प्रकार से अनुकूलन वो करते हैं। पहली बात क्या करते हैं, देखिए
इन जंतुओं के पाद पाद यानी पैर मरुस्थल में चलने, दौड़ने व खोदने के लिए रूपांतरित होते हैं। जैसे ऊंट के जो पैर हैं वो गद्दीदार होते हैं, चूहे के जो पैर हैं वो इस प्रकार से होंगे, यानी कि वो चूहा मिट्टी उसे खोद सकता है, गिलहरी मिट्टी खोद सकती है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़े विकसित होते हैं। अन्य जो जीव जंतु वो मिट्टी को खोद सकते हैं, तो ये पैर वगैरह वो इस दौड़ने के, खोदने के लिए जो वो काम में आ जाए, इस प्रकार से विकसित होते हैं। इसके अलावा बात करें तो इन जंतुओं का मल जो वो ठोस व मलमूत्र जो मूत्र है वो गाढ़ा होता है तथा शरीर पर सफेद ग्रंथियां अनुपस्थित या कम विकसित होती हैं। ठीक है साथियों, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए इनको याद करना ही जो है वो इलाज, बाकी कोई इलाज नहीं है। मरुस्थलीय जंतु जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्थलचर जंतुओं में, तो आप इनको ध्यान में आराम से रख सकते हैं, बाकी अपन आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। शरीर में जल का संरक्षण करने के लिए कुछ जंतुओं जैसे फ्राइनोसोमा के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। ठीक है, जल के संरक्षण के लिए सल्क कौन से जंतुओं में पाए जाते हैं? जो आपका एक प्रकार से आपका मरुस्थलीय जंतु है उसमें, तो वो है फ्राइनोसोमा। फ्राइनोसोमा में ऐसा होता है। आगे देखिए, कुछ जंतुओं जैसे मोलॉक की त्वचा पानी प्राप्त करने के लिए आर्द्रताग्राही भी होती है। तो आर्द्रताग्राही करने वाली त्वचा किस जीव की होती है? वो है मोलॉक। ठीक है, मिट्टी के कणों से सुरक्षा हेतु नासा छिद्र छोटे होते हैं इनमें, तथा वाल्व द्वारा सुरक्षा इनकी होती है। जैसे ऊंट जो उसके नासा छिद्र काफी छोटे होते हैं। इन जंतुओं में जल संग्राहक अंग उपस्थित होते हैं जो कि जल भंडार का कार्य करते हैं। जैसे ऊंट है, उसमें एक प्रकार से उसके लिए इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ऊंट के लिए बोला जाता है कि 6-7 दिन तक बिना पानी पिए वो रह सकता है, तो वो इसी कारण से रह सकता है। ठीक है, दूसरा शीत आवासीय जंतु, ये नभ आपका जलचर स्थलचर में दूसरा है शीत आवासीय जंतु। एक शुष्क आवासीय जंतु पड़े, एक शीत आवासीय। शीत आवासीय देखिए, कम तापमान व बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु शीत आवासीय जंतु कहलाते हैं। शीत आवास में तापक्रम अत्यधिक कम होता है तथा ठंडी व शुष्क हवाएं चलती हैं। बर्फ के अधिकांश समय पृथ्वी पर बर्फ पाई जाती है। ऐसे आवास में पाए जाने वाले जंतुओं की त्वचा पर ठंड से रक्षा करने के लिए घने बाल भी पाए जाते हैं। ठीक है, तथा शिकारी जंतुओं से रक्षा के लिए इनका रंग भी जो है वो सफ़ेद होता है। जैसे अपन यहाँ पे एग्जाम्पल साथियों मैंने नहीं लिखे गलती से, तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। जैसे एक प्रकार से आपका यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिएगा। एक तो आपका ध्रुवीय जो भालू है, ठीक है, ध्रुवीय जो भालू है उसके भी काफ़ी बड़े बड़े बाल होते हैं। इसके अलावा ध्रुवीय जो खरगोश है, ध्रुवीय खरगोश जो है उसके भी जो है वो सफ़ेद रंग का होता है और बिल्कुल एक प्रकार से बड़े बड़े उसके बाल होते हैं। ध्रुवीय बैल हो गया, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके शीतोद्भिद नहीं, शीत आवासीय जंतु एक प्रकार से आपके कहलाएंगे। शीतोद्भिद जंतु बोल सकते हो, शीतोद्भिद पादप है तो शीतोद्भिद जंतु भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला अपना है नभचर, जो कि वायु में उड़ने वाले जंतु नभचर या वायवीय जंतु कहलाते हैं। इन जंतुओं में निम्न अनुकूलन होता है। जंतु के ये पक्षी होते हैं साथियों। इन जंतुओं की अस्थियां खोखली व हल्की होती हैं, बिल्कुल खोखली होंगी और हल्की होंगी, इसलिए उड़ने में इनकी मदद करते हैं। अब इंसान की तरह इनकी अस्थियां और हड्डियां मजबूत या बिल्कुल एक प्रकार से ब्रह्मा, जिनको अपन बोलते हैं देसी भाषा में ब्रह्मा अस्थि, वो ब्रह्मा नहीं, यानी कठोर एक प्रकार से पूरी भरी हुई अस्थियां नहीं होती, इनकी खोखली अस्थियां होती हैं, है ना, जो कि उड़ने में सहायक होती हैं। इनके अग्रपाद यानी आगे के पैर पंखों के रूप में रूपांतरित होकर उड़ने में सहायता करते हैं। जो इनमें एक प्रकार से दो तो देखिए पैर होते ही हैं पक्षियों में, लेकिन जो अग्रपाद है उनको, उनके लिए ये बोला जाता है कि ये जो इनके जो पंख हैं ये इनके अग्रपाद थे जो बाद में विकसित हो गए और वो किस में बदल गए, आपके जो अग्रपाद हैं वो पंखों के रूप में रूपांतरित होकर उड़ने में इनकी सहायता करते हैं। इनकी दृष्टि स्थलीय जंतुओं की तुलना में थोड़ी सी अधिक और तीव्र होती है। निश्चित तौर पर जो है पक्षियों की दृष्टि जो आंखें जो बड़ी तेज होती हैं आपके मनुष्य की तुलना में। इनका शरीर पैरों यानी पिच्छों से ढका रहता है। पैरों नहीं है, परों से ढका रहता है, जो शरीर का ताप नियत बनाए रखते हैं। परों यानी एक प्रकार से पंख जो होते हैं, उन्हीं की बात है, उनसे ये ढका रहता है। पंख के देखिए, पंख जो होते हैं वो एक प्रकार से उड़ने में मदद करते हैं। पंखों के नीचे भी आप देखोगे तो छोटी छोटी पाँख जिनको अपन बोलते हैं वो लगी रहती हैं, जो उनको पिछ बोलते हैं, और उनसे पूरा शरीर इनका ढका रहता है, जो कि ताप नियत बनाए रखने में इनकी मदद करता है। तो ये साथियों नभचर जंतुओं में अनुकूलन है आपका
स्थलचर में देख लिया अपन ने, नभचर में देख लिया और आपके जलचर में भी देख लिया। तो जंतुओं के आवास एवं अनुकूलन देखे, साथ ही पादपों के आवास एवं अनुकूलन भी देखे। इसके साथ ही जंतु व पादप में अनुकूलन का टॉपिक अपना संपन्न होता है। अगर निश्चित तौर पे साथियों अगर प्रश्न बनता है तो यहीं से आपको प्रश्न देखने को आसानी से मिल सकता है, क्योंकि सारा का सारा टॉपिक राजस्थान बोर्ड की किताब से लिया गया है, उसी में से पढ़ाया गया। आपको निश्चित तौर पे समझ आया होगा और उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। जो साथी नए हैं चैनल के ऊपर, देखिए सारा मैटर जो अवेलेबल करवा दिया आपका रीट का मैंने, बिल्कुल निःशुल्क, किसी प्रकार का पैसा इसमें नहीं लिया गया। सारे वीडियोस फ्री हैं और आपको निश्चित रूप से बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं और सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो बाकी के सब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हो और साइकोलॉजी में जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो सारे करवा ही दिए हैं। अभी संस्कृत के वीडियो, आज सुबह भी वीडियो आया था, तो संस्कृत के भी टॉपिक जल्द ही आप अपने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको नोट्स भी उसके मिलेंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर पहली बार चैनल पर आए निश्चित तौर पे सब्सक्राइब करिएगा, बिना सब्सक्राइब करे आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मैटर पसंद आया है और लाइक भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।